मिली। हमारे लीडरों ने दो ही काम किए हैं, एक खूब दबा के गोश्त खाया है और दूसरा खूब दबा के शादियां की हैं। तो इस चीज से कौम तरक्की करेगी? तो हमारा आज हशर जो है हमारा खुद की वजह से। जजमेंट निकाली थी अफजल गुरु साहब की, कोर्ट में क्या कहा था, कोर्ट ने क्या कहा था, कोर्ट ने कहा साबित नहीं हुआ कि अफजल गुरु ने कुछ किया है, लेकिन चूंकि लोग चाहते हैं, अब लोग कौन, आरएसएस और बीजेपी वाले। अब आरएसएस बीजेपी वाले जिसको चाहेंगे मीडिया पे बोल देंगे इसको फांसी लगाओ, लग जाएगी। हिंदुस्तान में बहुत सारे हिंदू टेररिस्ट हैं, लेकिन वो कोई बात नहीं करेगा। इसलिए ये आज उनके हाथ में लाठी है और वो कर रहे हैं। फिर तबरेज का जिन्होंने कत्ल किया उसको भी मारना चाहिए। एक शख्स को मारा था, मजहब के नाम पे मारा था ना, साबित भी नहीं हुआ। इखलाक को मार दिया था, बोला गाय का मांस था, कहाँ था गाय का मांस, साबित नहीं हुआ। दूसरे तीसरे जुनैद को मार दिया था, वो क्या गुनाह कर रहा था, वो कौन सा मिलिटेंट था, वो तो बच्चा पढ़ के स्कूल से घर वापस आ रहा था। अब ये जगह छीन के करना क्या चाहते हैं, कोई फैक्ट्री वैक्ट्री नहीं लगाना चाहते। ये यहाँ पे गुजरात कॉलोनियाँ बनाएंगे, राजस्थान कॉलोनियाँ बनाएंगे, बिहार कॉलोनियाँ बनाएंगे। कश्मीरी कौम है वो सरकार की गलत पॉलिसियों के खिलाफ कश्मीरी ने कभी माना नहीं है, चाहे आज की सरकारें हों या हमारी तारीख भी हो। चाहे यहाँ पे मुगल आए तब लड़ा, उससे पहले पठान आए, अफगानी आए तब लड़ा, तो कभी किसी के आगे कश्मीरियों के अंदर, जो मैडम ने एक दिन बोला था कि हमारे डीएनए के अंदर झुकना नहीं है, तो ये यहाँ के पानी के अंदर तासीर है कि हम झुकते नहीं। हाँ, लड़ते हैं, चाहे मर भी जाते हैं, लेकिन हक के लिए आवाज़ उठाते हैं, उसके लिए जेन्युइन रास्ता। और इन्होंने बीजेपी की ABCD तक टीमें तैयार कर ली, वो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में छोड़ी हुई, हर इलाके में छोड़ी हुई। उसके बाद हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक प्रॉक्सी कैंडिडेट रखा हुआ है जो बहुत स्ट्रांग भी है, प्रॉक्सी कैंडिडेट हर कॉन्स्टिट्यूंसी। सेटर देखने वाले सभी सामाइन एक बार फिर रात्रि हिलाल की तरफ से एक प्यार भरा सलाम कबूल फरमाएं। सोशल एक्टिविस्ट तालिब फामड़ा साहब वो आज हमारे साथ मौजूद हैं, आज के हमारे ख़ास गेस्ट हैं। इनसे हम आज बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि मुख्तलिफ हालात क्या हैं हिंदुस्तान में, कश्मीर के मौजूदा हालात क्या है और इनकी सियासत के बारे में क्या कुछ चल रहा है। तालिब साहब, सबसे पहले आपका खैर मकदम है। अजानों पे पाबंदी लगाई जा रही है या बुरके वगैरह पे कई जगहों पे पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, तो इस चीज़ को कैसे देखना चाहेंगे आपके हिसाब से? पूरे मुल्क में और JNK में मुसलमानों का भी क्या स्टेटस है? देखें, मैं इस चीज़ से बहुत मतलब हैरान नहीं हूँ कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, क्योंकि मैं जम्मू यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ाई हासिल की है अल्हम्दुलिल्लाह। जम्मू की कॉलेज में मैं भी पढ़ा हूँ, जम्मू में मेरी स्कूलिंग हुई है और मैंने RSS का लिटरेचर पढ़ा है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुदा के फजलो करम से करीब 10 साल पहले से ही मुझे ये समझ आ गई थी कि यहाँ क्या करने वाली है बीजेपी, RSS का क्या प्रोग्राम है। 2014 से जब से ये पावर में आए हैं तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सामने आ रही हैं। मैं पहले भी सजेस्ट कर चुका हूँ, फिर से सजेस्ट करता हूँ आपके चैनल के ज़रिए से नौजवानों से गुजारिश करता हूँ कि नेटफ्लिक्स पे एक वेब सीरीज़ है जिसका नाम लैला है, आप वो ज़रूर देख लीजिए। वहाँ से आपको समझ आएगी कि 2050 का हिंदुस्तान कैसा होगा। तो आप जब तक RSS का लिटरेचर नहीं पढ़ेंगे, RSS की तारीख़ नहीं पढ़ेंगे, जो हमें निस्ब नाबूद करना चाहते हैं उनकी तारीख़ नहीं पढ़ेंगे तो बात नहीं बनेगी। दूसरी, हिंदुस्तान में जनाब एक तरफ से CA, NRC और हिंदुस्तान के अंदर जितने भी काले कवानीन लगाए, UAPA ले आए, है ना, और इस तरह के बेशुमार जो कवानीन ले आए, किसानों का बिल ले आए, खैर वो तो उन्होंने वापस करवाया। लेकिन स्पेशली अगर मुसलमानों की बात की जाए तो बेसिकली मसला ये है कि बीजेपी, RSS, हिंदू जो हिंदुस्तान का बहुत शरीफ और समझदार है, उसको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि 1947 में हिंदू आज़ाद नहीं हुआ था, हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ था, वो सिर्फ मुसलमान आज़ाद हुए थे और कांग्रेस वाले आज़ाद हुए थे। तो हिंदू जो आज़ाद हुआ है 2014 में हुआ है, जब नरेंद्र मोदी साहब हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म बने, तो उसके बाद हिंदुओं की पहली सरकार बनी है। जबकि आप मुझे दिखा दीजिए, ये तो नकली ब्राह्मण है भाई, ये तो नकली हिंदू बनते हैं, नकली पक्के हिंदुस्तानी नेशनलिस्ट बनते हैं। नेहरू और गांधी जी तो पक्के हिंदुस्तानी थे जिन्होंने मुल्क को आज़ाद करवाया गैर मुल्कियों से। तो RSS की तारीख ये उस वक्त माफ़ीनामा पेश कर रहे थे, गोलवालकर साहब और ये इनके जो लीडर्स थे RSS के, ये माफ़ीनामा बोल रहे थे कि जनाब हमें माफ़ कर दो, हम आपका साथ देंगे, और दिया भी। ये तो तारीख है इनकी। लेकिन वक्त बड़ी ताकतवर चीज़ होती है, वक्त ने मौका दिया है इनको। और आज ये, और इसमें मैंने किताब पढ़ी थी जब ये 2014 का इलेक्शन जीते बीजेपी वाले, तो राजदीप सरदेसाई की, उसमें किताब की पहली लाइन लिखी हुई थी कि नरेंद्र मोदी शुड थैंक्स टू राहुल गांधी, कि राहुल गांधी जो है उनको शुक्रिया अदा करना चाहिए नरेंद्र मोदी को, क्योंकि उनकी वजह से ये प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो कांग्रेस की पॉलिसीज़, कांग्रेस की कमज़ोर लीडरशिप की वजह से जो पूरे मुल्क के अंदर जो डैमेज हुआ है, और फिर जो कांग्रेस कारस्तानियाँ करती रही, और जो एक वो चलता है पॉलिटिक्स के अंदर कि बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद बेटा, बेटे के बाद पोता,
तो उस वजह से ये एक नहीं है, मैं मतलब गांधी फैमिली की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब जो उनके पुराने लीडर्स भी हैं, दूसरे लीडर्स भी हैं, चाहे स्टेट के हों चाहे नेशनल लेवल की, उनके भी अगर बेटे बेटियां जो हैं वो तैयार बैठे हैं। तो भाई एक एक्टिविस्ट, ज़मीन पे लड़ने वाला बंदा, वो कब ऊपर आएगा? और वही जब ऊपर नहीं आएगा तो आपकी पार्टी नहीं चल सकती। आपके पास चाहे जितने मर्जी अच्छे अंग्रेजी बोलने वाले लोग हों, शशि थरूर जैसे लोग हैं आपके पास, तो बात नहीं बनती। तो दूसरी बात यह है कि ये आरएसएस का मकसद था, और आरएसएस को जब हुकूमत मिली तो उनको एमए तली पे रख के नहीं मिल गई। उन्होंने 1924 में उनकी बुनियाद हुई, 2014 में आके वो बने हैं, यानी कि 99 साल उन्होंने मेहनत की। और मैं आरएसएस के लोगों को, मैं उनके काम को जानता हूँ, वो कैसे काम करते हैं। 1 करोड़ रुपया कमाने वाला जो मंत्री 1 करोड़ रुपया कमाता है, एक शख्स, चाहे वो बिजनेस में कमाता हो चाहे किसी और फील्ड में, वो आके बनहाल में, डोडा में, पुंछ राजौरी में रात को मंदिर में सोता है। नागपुर से उठता है एक, राजस्थान गुजरात से उठता है एक शख्स जो करोड़ों का मालिक है, यहाँ पे गांव में आके रात को बोरी पे सोएगा। वो किसी के घर भी नहीं जाता, घर इसलिए नहीं जाता, शाम को मंदिर में बुलाते हैं या किसी हॉल में बुलाते हैं, बात करते हैं, अपनी बिरादरी को जगाते हैं। अच्छी बात है वो जगाए, तो इसमें क्या बुरा किया उन्होंने, जगाया, इकट्ठा किया अपनी कौम को। तो जब इकट्ठा किया तो उनके करोड़पति लोग जो हैं, उनके खरबपति लोग जो हैं, सड़कों पे आके बैठते हैं, घरों में जाके बैठते हैं, कोई सामने नहीं आते, किसी को कुर्सी की भूख नहीं। आपने देखा आरएसएस वाले कभी बोलते हो कि जनाब मुझे प्रेसिडेंट बना दो, मुझे ये बना दो। तो वो एक तंजीम है, उन्होंने काम किया है। ये काम हमें करना चाहिए था। हमने क्या किया है? हमें हुकूमतें मिली, हमें ताकत मिली, हमें सारी चीज़ें मिली। हमारे लीडरों ने 2 ही काम किए हैं, एक खूब दबा के गोश्त खाया है और दूसरा खूब दबा के शादियाँ की हैं। तो इस चीज़ से कौम तरक्की करेगी? तो हमारा आज हशर जो है हमारा खुद की वजह से है। हम तो कभी क्या बोलते हैं 313 होके कितने लोगों से लड़ गए थे। हम तो कभी 40,000 की फौज लेके किबला अव्वल को फतह कर लिए थे, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह के दौर में। हम तो कभी मतलब 17 साल का एक नौजवान आगे बढ़ा था दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर के खिलाफ, उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में। और हमारी तो तारीख ये है जनाब, एक 17 साल का नौजवान आता है जो आगे हमें कलमा पढ़ा के चला जाता है, एक मुल्क दे के चला जाता है, हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम का रोशनी दे के चला जाता है, मोहम्मद बिन कासिम। तो जनाब हमारी तो ये तारीख थी। आप आज देख लीजिए, आप हमारे पास गोश्त और शादियों के अलावा बचता क्या है? कुछ भी नहीं। हमारे लोगों ने जहाँ पे हुकूमतें की उन्होंने भी किया, लेकिन अब चलें, इन्होंने जिस तरह से भी मेहनत करके अपनी हुकूमत अपने कब्जे में की वो ठीक है, इनका हक था, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला कुरान में कहते हैं कि मैं किसी की मेहनत को रायगा नहीं जाने देता, जो मेहनत करता है मैं उसको ज़ाया नहीं करता। अब बंदा सोचता है कि बंदा गलत काम के लिए भी अगर मेहनत करेगा तो वो कैसे हल हो सकती है? तो जनाब मेहनत कर रहा है, गलत या सही का माजरा उसके साथ बाद में होगा। जैसे हम मिसाल लेते हैं एक चोर की। एक चोर आपके मकान के रात भर आके नीचे बैठा रहता है, रात भर, खुदा चाहे तो आपको ना सुलाए, आप जागते रहें रात भर। कोई आपके घर में मसला कर दे रब की ज़ात और आप रात भर जागते रहें, सुबह जब उठें तो चोर तब तक उसको मौका ही ना मिले, लेकिन रब उसको मौका देता है। आप सो जाते हैं, वो चोरी करता है, क्योंकि उसने बहुत मेहनत की, लास्ट में उसने गलत किया है, उसकी सज़ा मिलनी है। मना भी किया है मत करिए, लेकिन चूंकि उसने मेहनत की तो गलत काम के लिए उसको मौका मिल गया। तो जो सही काम के लिए, अपनी कौम को इकट्ठा करने के लिए, आगे ले जाने के लिए करते हैं, 90-99 साल मेहनत की है अगलों ने जनाब। आज इसलिए मुल्क पे बैठे हुए हैं, घोड़ों की तरह धना के चल रहे हैं। रोक लीजिए ज़रा, कैसे रोकेंगे आप? तो जहाँ तक ताल्लुक़ है हिंदुस्तान की अज़ानों पे पाबंदी की, जहाँ पर ताल्लुक़ है, यहाँ पे हमारी एक बहन है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वीमेन कॉलेज की प्रेसिडेंट रही हैं और जेएनयू के अंदर आज हैं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि हम हिंदुस्तान की अदालतों पर क्या यकीन करें। क्या आपने अफजल गुरू साहब को ये बोल के फांसी लगा दिया कि इन पे इन्होंने कोई अटैक वटैक नहीं किया था, कोई साबित नहीं हुआ अटैक, लेकिन चूंकि लोग चाहते हैं, मीडिया ने, गोदी मीडिया ने दिखा के कि इसने अटैक कर दिया, चूंकि लोगों की अब फीलिंग है, लोग चाहते हैं कि इसको फांसी लगनी चाहिए, आपने दे दी। हालांकि ये जजमेंट है, मैं नहीं बोल रहा, मतलब अब पुलिस वाले बोलेंगे मुझे कि तूने क्यों बोला, ये जजमेंट है भाई साहब, आप जजमेंट निकाले दी। अफजल गुरू साहब की कोर्ट में क्या कहा था, कोर्ट ने क्या कहा था? कोर्ट ने कहा साबित नहीं हुआ कि अफजल गुरू ने कुछ किया है, लेकिन चूंकि लोग चाहते हैं, अब लोग कौन? आरएसएस और बीजेपी वाले। अब आरएसएस बीजेपी वाले जिसको चाहेंगे मीडिया पे बोल देंगे इसको फांसी लगाओ, लग जाएगी उसको। तो बहरहाल ये मुल्क के अंदर जितने भी नफरत का खेल है, इससे इनको फ़ायदा होता है। आप तारीख उठा के लिए देख लीजिए, जितने भी हिंदुस्तान में दंगे हुए उसके बाद ये लोग पावर में आए हैं। जिस भी रियासत में दंगा होता है उसके बाद ये पावर में आते हैं। तो मुल्क के अंदर आज जो हालात बना रखे हैं, ये इन्होंने सबसे पहले मुसलमानों को विलन बनाया एक अरसे तक।
मीडिया में पहले जब काम किया, उसके बाद जब विलन बनाया, विलन साबित किया कि ये विलन है, उसके बाद आप फिल्में ही देख लीजिए, फिल्में ही आप 80 के दहाके की फिल्म देख लीजिए, ज़्यादातर आपको वहाँ पे हिंदुस्तान की फिल्में देखिए, अब्दुल्ला चाचा नाम का एक शख्स मिलेगा ज़्यादातर फिल्मों में। वो क्या करता था कि बड़ा नेक बुजुर्ग होता था, लास्ट में बड़ा जी जान दे देता था हीरो के लिए, सच्चाई के लिए। तो आज की फिल्मों में देख लीजिए, सारे के सारे विलन मुसलमान मिलेंगे आपको, सारे जनाब टेररिस्ट मुसलमान मिलेंगे। हालांकि टेररिज्म की डेफिनेशन अलग है, टेररिज्म में सारे मज़ाहिब के लोग आते हैं, हिंदुस्तान में बहुत सारे हिंदू टेररिस्ट हैं, लेकिन वो कोई बात नहीं करेगा। इसलिए ये आज उनके हाथ में लाठी है और वो कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे गुजारिश ये है कि आज जिसमें उस जेएनयू की बहन की बात कर रहा हूँ, उसने सिर्फ इतना कहा, रातों रात उनके वालिद साहब को, जावेद साहब को उठा लिया, सुबह उनके घर बुलडोज़र चला गया और वालिद के नाम पे भी वो नहीं था मकान, उनके माँ के नाम पे था, वो गिरा दिया। हिंदुस्तान के अंदर बाकी आप देखते हैं 1 लाख का यहाँ पे मर्डर हो जाता है। जुनैद अपने घर जा रहा होता है, मदरसे से छोटा सा बच्चा, उसकी लिंचिंग हो जाती है। और तबरेज़ को किस तरह से पीट पीट के मार दिया जाता है। और वो एक शैतान, वो जो वेस्ट बंगाल का था, जिसने राजस्थान में कुल्हाड़ी से एक शख्स को काट दिया। तो ये सारा कर रहे हैं, ये एक प्लानिंग के तहत होता है। फिर नूपुर शर्मा का ड्रामा, नूपुर शर्मा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इसके लिए कानून मौजूद है, इसके लिए कानून मौजूद है कि अगर आप किसी के मज़हब की तौहीन करते हैं तो उसके लिए कानून मौजूद है, ब्लेस्फेमी का, लेकिन करते नहीं करेंगे। उसकी सपोर्ट में अभी हालात और ज़्यादा बिगड़ते हैं। अभी जो राजस्थान के अंदर उन 2 नौजवानों ने किया, एक टेलर को कत्ल कर दिया, वो गलत था, कत्ल नहीं करना चाहिए था। लेकिन ठीक है, आपने उनके लिए उनके कनेक्शन निकाल लिए, बोला वो वहाँ जाते थे, सब जगह UAPL भी लगाएंगे, ये भी लगाएंगे, इनको मार देंगे, ठीक है। लेकिन फिर तबरेज़ का जिन्होंने कत्ल किया उसको भी मारना चाहिए। एक शख्स को मारा था, मज़हब के नाम पे मारा था ना, साबित भी नहीं हुआ। इखलाक को मार दिया था, बोला गाय का मांस था, कहाँ था गाय का मांस, साबित नहीं हुआ। दूसरे तीसरे जुनैद को मार दिया था, वो क्या गुनाह कर रहा था, वो कौन सा मिलिटेंट था, वो तो बच्चा पढ़ के स्कूल से घर वापस आ रहा था, मदरसे से। हरियाणा की जामा मस्जिद पे नमाज जुमा के बाद तीर मार के, पुराने ज़माने में तीर होते थे, आज तो तीर भी नहीं है, लेकिन घर से RSS के दहशतगर्दों ने तीर चला के मुसलमानों को, कुछों को शहीद कर दिया। तो उनको भी मार दे, उनको भी उसी केस के तहत। टेररिज्म का मतलब होता क्या है असल में? दहशतगर्दी। दहशत का मतलब होता है खौफ ज़दा हो जाना। वो आदमी, वो शख्स जो हथियार लेके पब्लिक में दहशत पैदा करे, वो दहशतगर्द होता है। ये टर्म है, ये डेफिनेशन है इसकी, दहशतगर्दी की। तो इसमें ये सारे लोग शामिल नहीं होते क्या? तो सबके साथ इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है वो यही है, और ये फंडामेंटल राइट है हमारा, और ये प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का। आप इसका स्ट्रक्चर नहीं बदल सकते। हिंदुस्तान के कानून की बुनियाद इसी चीज़ पे है कि ये सारे के सारे लोग जो हैं इक्वल बिफोर लॉ हैं, कानून की नज़र में सब बराबर हैं। लेकिन आप इसमें सौतेला बर्ताव करेंगे तो इससे मुल्क का बहुत ज़्यादा डैमेज होगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा, हो भी रहा है। तो ये लोग चाहते ही यही हैं कि ये हिंदुओं को, अब पता नहीं, खुदा जानता है पूरे मुल्क में, हालांकि हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या है, लेकिन पूरे अर्बन कंट्रीज़ जो हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ ने किस तरह से इनके ऊपर प्रेशर लाया। फिर उन्होंने तौबा तकसीर भी की, लेकिन उस बंदी को निकाला, लेकिन FIR नहीं निकाल रहे, FIR नहीं लगा रहे। तो गवर्नमेंट को चाहिए जल्दी जल्दी उस औरत पे FIR करके उसको, शैताना को, उसको जेल में डालना चाहिए, ताकि आइंदा के लिए अच्छे से वो हुकूमत भी कर सकें और इनको रेमिटेंसेस भी मिले। रेमिटेंसेस क्या होते हैं? जो यहाँ से सिर्फ एक मुल्क के अंदर, अरबी एक मुल्क के अंदर, दुबई के अंदर 10 लाख हिंदुस्तानी काम करता है, मोर देन 10 लाख, शायद 30 लाख के 10 लाख, सॉरी मैं फैक्चुअली शायद ठीक नहीं हूँ। तो वो जो पैसा घर वापस भेजते हैं उसका टैक्स लेती है गवर्नमेंट, उसको रेमिटेंस बोलते हैं। उस रेमिटेंसेस पे कितना बड़ा इकॉनमी चलती है मुल्क की। तो अगर चाहते हैं कि उसको डैमेज करना है, उसको डैमेज करना चाहते हैं तो और 10 नूपुर शर्मा पैदा कर लीजिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुल्क अच्छे तरीके से चले, यहाँ पे अमन रहे, तो नूपुर शर्मा जैसी शैतानों को गिरफ्तार करना चाहिए, कानून के दायरे में खड़ा करके उससे, ताकि आइंदा इस तरह से हम नहीं बोलते। हमने कभी हिंदू धर्म के मज़ाहिब के ख़िलाफ़ नहीं बोला, क्योंकि हमारा मज़हब कहता है, हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि नहीं, आप दूसरे मज़ाहिब के पेशवाओं को गलत नहीं कहेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं मुल्क के अंदर, जिस तरह से ये हो रहा है, ये मुझे तो ये लगता है कि आने वाले वक्त में बहुत बड़ी बर्बादी होगी। और जो नसीरुद्दीन शाह साहब ने कहा था, नसीरुद्दीन शाह साहब को अब ये कोई सर्टिफिकेट देगा संघी कि भाई ये देशभक्त नहीं है, तो उनके भाई साहब जो थे आर्मी के जनरल रह चुके हैं, उनकी फैमिली ने आर्मी में सर्व किया और छोटी पोस्ट पे नहीं किया, जनरल रह चुके हैं आर्मी के। उन्होंने कहा था अगर बीजेपी जिस तरह से, RSS जिस तरह से कर रही है, इस मुल्क के अंदर ख़तरा है कहीं सिविल वॉर ना हो जाए। बीजेपी का एक नारा है कि इस बार 50 से पार, और उनका ये भी दावा है कि हमने कश्मीर में बहुत सारी चीज़ें बदलाव लाई हैं, एक नया कश्मीर देखने को मिल रहा है।
क्या कहना चाहिए? हाँ बिल्कुल सही है। नया कश्मीर तो देखने को मिला है। एब्रोगेशन 370 के बाद जो इन्होंने दावे किए थे कि यहाँ पे तरक्की होगी, तो तरक्की के ज़ुमरे में सबसे पहला ढिंडोरा पीटा था कि गुजरों को फॉरेस्ट राइट एक्ट मिल जाएगा। मैं पूछता हूँ इनसे, 4 दिन पहले गवर्नर साहब ट्राइबल अवार्ड्स बांट रहे थे, वो चुनिंदा लोगों को बांटते हैं, उन्हीं के लोग जो उनके लिए तालियां बजाते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं ट्राइबल कम्युनिटी के, मुबारकबाद। लेकिन फॉरेस्ट राइट के आज तक आपने कितने सर्टिफिकेट दिए लोगों को, कितने क्लेम्स दिए आपने? आप गिन के बता दीजिए, 5 से ऊपर नहीं जाएंगे। इसलिए ये सिर्फ ढोंग है। और दूसरा आपने देखा कि इस जम्मू व कश्मीर रियासत का आप देख लीजिए, हमारी यहाँ का जो हमने डिमांड की थी एज अ पार्टी कि यहाँ पे जम्मू व कश्मीर की हमारे जितने भी बिजली के प्रोजेक्ट हैं हमें वापस दे दीजिए, कोई बात नहीं है उस पर। फिर आप ये डेवलपमेंट की बात करते हैं, आप देख लीजिए कि इतनी कारस्तानी यहाँ पे बोलना नहीं चाहता। मैं कुकरनाग कॉन्स्टिट्यूंसी में ही एक अफसर के खिलाफ मेरे पास 15 कंप्लेंट टाइप की हैं, उन्होंने उनकी कंसर्न डायरेक्टर साहब को दी। यहीं कुकरनाग कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहा हूँ मैं, एक्शन ही नहीं हो रहा है। डायरेक्टर साहब ने उस शख्स को ब्लॉक करके रख दिया। उस बंदे ने बेचारा यहाँ पे गड़बड़ कर रहा था, वो ब्राइब कर रहा है, रिश्वत ले रहा था, तो उस बंदे ने बेचारे ने वीडियोस वगैरह के कुछ सबूत वगैरह उसके अफसर को दिए, उसने उसको आगे से ब्लॉक कर दिया। तो आप क्या करेंगे? मुझे लगता है डेवलपमेंट के नाम पे तो सबको पता ही है कि यहाँ पे जम्मू के अंदर आपने देखा सब इंस्पेक्टर की पोस्टों पे डेवलपमेंट के नाम पे क्या ड्रामा हुआ। एक एक फैमिली की 3-3 4-4 लोगों को ले आए और जो बेचारे टॉपर थे वो गायब कर दिए गए, है ना। तो उसके बाद आपने सांबा कठुआ के अंदर देखा, हम कश्मीर की तो बात छोड़ ही देते हैं, सांबा कठुआ जम्मू के जिनको डोगरों को बहुत ख्वाब दिखाई देके थे, आपको तो आज तक कश्मीरियों ने गुलाम बना रखा था। अभी आप आज़ाद हुए हैं, अभी आप देखना क्या तरक्की होगी। वो रेत बजरी बेचा करते थे बेचारे वहाँ पे भी अब ठेकेदार पंजाब से आता है, हरियाणा से आता है। अब वो हरियाणा और पंजाबी जो आएगा वो खरबों का मालिक है। ये हमारा जो छोटा ठेकेदार था बेचारा, थोड़े बहुत पैसे खर्च करके अपना रोजगार चलाता था, साथ में लोकल 10-50 नौजवानों को भी अकोमोडेट करता था, वो सारे के सारे मर गए। अब वो कहाँ जाएंगे? और ज़मीनों पे कब्जा हो रहा है जम्मू के अंदर और ज़मीनें छीनी जा रही हैं। अच्छा, मलकियत ज़मीनों, मैं मतलब क्या बताऊँ, यहाँ पे तो हमारी तो मुसलमानों की तो कठुआ और जम्मू के अंदर कुछ मलकियत ज़मीनों पे भी इन्होंने बुलडोज़र फेर दिया। लेकिन जो गैर मुसलमान हैं, हिंदू भी, जम्मू के अंदर जो डोगरे थे, उनकी भी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो इनसे छीन ली गई। अब ये जगह छीन के करना क्या चाहते हैं? कोई फैक्ट्री वैक्ट्री नहीं लगाना चाहते। ये यहाँ पे गुजरात कॉलोनियाँ बनाएंगे, राजस्थान कॉलोनियाँ बनाएंगे, बिहार कॉलोनियाँ बनाएंगे। जो इन्होंने डोमिसाइल के कानून में बोला था कि यहाँ पे जो 10 साल बंदा रह गया या जिसने यहाँ से 10th या वो पास कर ली, तो डोमिसाइल का बहुत रियायती तौर पे, और ऐसे जैसे वो रेवड़ियाँ बांटी जाती हैं, टाफियाँ बांटी जाती हैं किसी मसले में, वैसे लोगों को डोमिसाइल बांटा गया, यहाँ का दर्जा, यहाँ का शहरी होने का हक बांटा गया। तो उससे सबसे बड़ा डैमेज जो होगा वो जम्मू के लोगों को होगा। हमारा तो ये है जनाब कि हम तो हमेशा से ही सरकार के ख़िलाफ़, जो कश्मीरी कौम है वो सरकार की गलत पॉलिसियों के ख़िलाफ़ कश्मीरी ने कभी माना नहीं है, चाहे आज की सरकारें हों या हमारी तारीख भी हो। चाहे यहाँ पे मुग़ल आए तब लड़ा, उससे पहले पठान आए, अफ़गानी आए तब लड़ा, तो कभी किसी के आगे कश्मीरियों के अंदर, जो मैडम ने एक दिन बोला था कि हमारे DNA के अंदर झुकना नहीं है, तो ये यहाँ के पानी के अंदर तासीर है कि हम झुकते नहीं। हाँ, लड़ते हैं, चाहे मर भी जाते हैं, लेकिन हक के लिए आवाज़ उठाते हैं, उसके लिए जेन्युइन रास्ता। और हमारी फितरत में तो ये हो ही नहीं सकता कि हम किसी मज़हब के दूसरे को गाली दें। 5 अगस्त 2019 के बाद अभी तक तकरीबन 3 साल होने को हैं, और एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ये ज़रूरी होना चाहिए कि लोगों को उनकी राय के हिसाब से पॉलिटिकल पार्टीज़ बना दी जाएं और उसके हिसाब से वो जो इलेक्शन में जीत पाएँ उनकी अपनी हुकूमत बन जाए। अभी तक हुकूमत नहीं है, तो मतलब हर साल यही देखने को मिल रहा है कि अगले महीने, 2 महीने, 3 महीने के बाद सियासत, इलेक्शन होंगे, हुकूमत बनेगी, अभी तक नहीं बनेगी। क्या ये एक और सज़ा है जम्मू कश्मीर के लोगों को। बस सज़ा किस बात की है कि आपने 1947 में और जो एक्सेशन किया था हिंदुस्तान के साथ, और उसी की सज़ा है, मुझे तो ये लगता है। हालांकि होना तो ये चाहिए था, ठीक है, आपने आर्टिकल 370 एब्रोगेट कर दिया, उसके बाद बहुत जल्दी आपने डिलिमिटेशन भी क्या अजीबोगरीब सा किया है, ठीक है, आपने वो करना था, आपने कर दिया। उसके बाद तो इमीडिएटली इलेक्शन होने चाहिए थे। मैं तो ये भी मानता हूँ कि बीजेपी की ही सही, लेकिन सरकार तो बनती है ना, चाहे आप ही बना लेते, लेकिन सरकार होती, कम से कम लोगों के चुने हुए, चाहे बीजेपी के ही नुमाइंदे होते, वो अंदर बैठे होते, हमारे यहाँ से ही जम्मू के लोगों के ही काम होते, लेकिन वो ज़ीरो पे रखा हुआ है। और बेसिक मुझे इसके पीछे मंशा इनकी ये लगती है कि इनकी ये फंस गए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर तो इन्होंने शोरो गोगा करके दाड़े वाड़े मार के
कुछों को चुप करवाया, कुछों को खरीदा, कुछों को दबाया, कुछों को भगाया, तो 370 जो है उसके खिलाफ अपने लोग खड़े कर लिए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये फंस गए हुए हैं। कैसे फंस गए हुए हैं? एक कानून है, फंडामेंटल राइट है आपका, मेरा, कि जनाब मुझे ज़िंदा रहना है, ये मेरा हक है ज़िंदा रहना। आप बोल देंगे कि नहीं जनाब इसकी शक्ल अच्छी नहीं है, या ये कपड़े अच्छे नहीं पहनता, बातें अच्छी नहीं करता, चलो इसका मर्डर कर देते हैं। आप नहीं कर सकते, तो ये लिखा है इसलिए आप नहीं कर सकते। इसकी आपको जो फिर जवाब देना पड़ेगा और उसके लिए आपको सज़ा होगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर ये लिखा हुआ है कि जब आपको 370 को अमेंड करना है, लफ्ज़ अमेंड यूज़ हुआ है, एब्रोगेट तो बात ही नहीं है ना, एब्रोगेट हो क्या, मनसूख कर देना, ख़त्म कर देना। अमेंड होता है तरमीम करना, कुछ उसमें डालना है या कुछ निकाल लेना। अगर वो भी करना है तो जम्मू कश्मीर की चुनिंदा असेंबली की 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। 2/3 मेजॉरिटी क्या है? सिंपल मेजॉरिटी नहीं कि 50 में से 51 आपके पास होंगे, 100 में से 51 आपके पास, नहीं, 100 में से 70-75 के करीब बंदे आपके पास चाहिए। ये उसी का इंतज़ार कर रहे हैं, जोड़ तोड़ कर रहे हैं। इन्होंने बीजेपी की A, B, C, D तक टीमें तैयार कर ली, वो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में छोड़ी हुई हैं, हर इलाके में छोड़ी हुई हैं। उसके बाद हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक एक प्रॉक्सी कैंडिडेट रखा हुआ है, जो बहुत स्ट्रांग भी है। प्रॉक्सी कैंडिडेट हर कॉन्स्टिट्यूंसी में उनको बोल के रखा है, 3-3, 4-4 कैंडिडेट इनके हर जगह से लड़ेंगे। अच्छा, अपनी पार्टी से लड़ा वो बीजेपी का, सजाद साहब की तरफ से लड़ा वो बीजेपी का, जो इंडिपेंडेंट लड़ा वो बीजेपी का। अब जितने भी ये जीतेंगे ये बीजेपी के। फिर ये वेट कर रहे हैं कि जम्मू के अंदर जो डोगरा इनके खिलाफ हो गया है, डोगरा इनके जब फेवर में आएगा फिर ये इलेक्शन कर देंगे। और बाकी कश्मीरी जो है, जो डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ जो है, ये तो पहले इनके खिलाफ था, है ना। सिर्फ सांबा के 2-4 डिस्ट्रिक्ट जो हैं, 2-3 जम्मू के 2-4 डिस्ट्रिक्ट जो हैं नीचे वाले प्लेन एरिया के, वो हैं, जैसे कठुआ है, सांबा, जम्मू और उधमपुर आधा, और रियासी थोड़ा सा, ये इनके फेवर में हुआ करते थे 2014 के बाद। अब इनको लग रहा है वो इनके हाथों से खिसक गए हैं, क्योंकि एजेंसी सारी इन्हीं की हैं, वो तो रिपोर्ट्स करते ही होंगी ना ग्राउंड पे क्या हाल है, क्या हशर हो रखा है आपका। तो इनको लग रहा है हमारी ज़मीन खिसक चुकी है। तो 50+ तो बात ही नहीं है जनाब। यहाँ पे गुपकार अलायंस मौजूद है और खुदा ने चाहा यहाँ पे अलायंस खुदा के फजल से स्वीप करेगा और अलायंस की ही हुकूमत बनेगी जब भी ये इलेक्शन करवाएं। और अब अल्लाह ही जानता है कब करवाएंगे, लेकिन लगता है अंदाज़ा कि इलेक्शन ये इसी साल के एंड तक कर देंगे। और उस वक़्त क्योंकि अब इनकी भी मजबूरियां हैं, इन्होंने भी अपनी कहानी सेट कर ली हुई है। और गुजारिश ये है कि इलेक्शन के लिए जब भी इलेक्शन हो, लोगों से आपके ज़रिए से ये गुजारिश है कि आप इलेक्शन के लिए ज़हनी तौर पे तैयार रहिए, ये कभी भी कर सकते हैं। देखिए, इससे पहले भी डीडीसी के इलेक्शन हुए, आपने भी लड़ा, काफ़ी ज़्यादा मेहनत की और कामयाबी के बहुत करीब आए थे, हमने भी खुद देखा था। अभी शायद अगर इलेक्शन नए से आएंगे, आपका जो फ्यूचर प्लानिंग है पॉलिटिकल के हिसाब से, वो हमें बता सकें। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। बेसिकली डीडीसी के इलेक्शन में सागम ब्लॉक से हमें वक्त ही बहुत कम मिला था, लास्ट के 20 दिन, और उसमें भी अल्लाह का वसी एहसान करम है कि यहाँ के नौजवानों ने कटिंग अक्रॉस द कम्युनिटीज़ बहुत सारे, मतलब सारे लोगों ने उसमें अच्छे खासे वोट्स दिए थे और अच्छी खासी पोजीशन रही थी अल्हम्दुलिल्लाह। जीतना हारना कोई बात नहीं, मसला अहम ये होता है कि आप लड़ाई ईमानदारी से लड़ें। बाकी जीत हार अल्लाह के हाथ में है, ज़रूरी नहीं होता आप हर बार जीत जाएं। और जहाँ तक ताल्लुक़ है आप असेंबली इलेक्शन का, तो मैं आपको बताता चलूँ कि मैं 2019 से पीडीपी के साथ हूँ और मैं जब तक हूँ तो पीडीपी के साथ ही रहूँगा। और पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी का मैं यूथ प्रेसिडेंट भी हूँ, ट्राइबल सेल का, स्टेट का। हम यूटी नहीं बोलते, हम स्टेट बोलते हैं, क्योंकि आज भी हम यूटी नहीं मानते इसको। और ताल्लुक़ रहा जहाँ तक मेरे इलेक्शन लड़ने का और फ्यूचर प्लान्स का, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है पार्टी पे इंशाल्लाह कि वो अच्छा फ़ैसला लेंगे। तो मुझे मौका मिला तो मेरी पॉलिटिक्स जो है वो जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अस्वाए हसना पे है, उनके सहाबाए कराम थे जो खुलफाए राशिदीन थे, उनकी पॉलिटिक्स पे है। ख़ासकर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मैं मतलब बहुत बड़ा शदाई हूँ। रीज़न उसका ये है कि जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो मीडिया ने महात्मा गांधी साहब से पूछा कि जनाब आप बोलते हैं राम राज्य हिंदुस्तान बनेगा, तो आप कैसा राम राज्य देखना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि जैसा इब्न खत्ताब के दौर में अरब हुआ करता था वैसा हिंदुस्तान राम राज्य में देखना चाहता हूँ। तो फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो शख्सियत थे जिन्होंने आज हम ये डीसीज़ वगैरह देखते हैं, ये पुलिस की यूनिफॉर्म देखते हैं, ये हमारी ईजाद है।
और ये जो डिवीज़न करा है, डिवीज़न ऑफ पावर्स बिटवीन स्टेट, जिसे आप फेडरेशन भी बोलते हैं, इट्स अ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, तो ऊपर जो ये सारा हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की देन है। और फिर वो फ़ारूक आज़म जिनके लिए हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिशारत दी थी कि वो जन्नती हैं, कि ब्राह्मणों का सबसे बड़ा लीडर, ब्राह्मणों का दिमागी लीडर माना जाता है चाणक्य को। तो चाणक्य एक बात कहते हैं कि उस नौजवान को कोई हक नहीं सियासत को गाली देने का जो खुद सियासत में आके उसकी सफाई नहीं करता। बोलेगा सिस्टम करप्ट है, यहाँ पे बड़ा शैतान लीडर बैठा हुआ है, सारा माल खा जाता है, बीजेपी का एजेंट है, पैसे बांटता है। तो भाई खुद क्यों नहीं आते हो तुम लोग? तुम पढ़े लिखे हो, नौजवानों, खुद आओ। फिर लास्ट में हम बोल देते हैं नहीं जनाब अब हम वोट नहीं डालेंगे। तो अगर हम वोट नहीं डालेंगे, किसी अच्छे नौजवान बंदे को नहीं लाएंगे आगे जो काम करना चाहता हो, अच्छे बुरे से मेरा ताल्लुक ये नहीं है गोरा चिट्टा बंदा हो, महंगे कपड़ों वाला हो, अच्छा मतलब चाहे काला भी हो लेकिन दिल से साफ हो, जो काम करना चाहता हो, तो अगर उस शख्स को उस किसी नौजवान को मौका नहीं दिया गया तो बात ख़त्म हो जाएगी। तो मुझे अगर अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा, मुझे मौका मिला, मैं आपको हिलाल भाई बताना चाहता हूँ, आखिरी बात आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मैं खसलतन कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। आपने देखा था आसिफा के दौर में मैंने 7 महीने तक पैरों में जूते नहीं पहने, और मेरे बहुत सारे साथियों ने भी ये ट्रेंड फिर शुरू किया। पूरे हमने जम्मू कश्मीर में हर जगह जाके दौरा किया, हिंदुस्तान की हर जगहों पे जहाँ मौका मिला मैंने जाके हक़ की बात रखने की कोशिश की। और बिल आखिर आज जब पार्टी की तरफ से मुझे थोड़ा सा ग्रीन सिग्नल देना दिखा तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्स्टिट्यूंसी लगभग कवर कर दी है। अगर मुझे मौका मिलता है, ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके देखने वालों से भी, कि मैं पढ़ने लिखने वाला आदमी हूँ। मैं इब्ने खल्दून को पढ़ना चाहता हूँ, तारीख़ इस्लाम पढ़ना चाहता हूँ, खुलफाए राशिदीन की हालात ज़िंदगी पढ़ना चाहता हूँ, और क्या क्या घटा है हमारे साथ वो पढ़ना चाहता हूँ, दुनिया की तारीख़ पढ़ना चाहता हूँ, पॉलिटिक्स पढ़ना चाहता हूँ, कुरान पाक की तफसीर पढ़ना चाहता हूँ, कुरान पाक की जितनी इस्लाम के जितना भी लिटरेचर है वो पढ़ना चाहता हूँ। मुझे बहुत शौक़ है पढ़ने का। मैं पॉलिटिक्स में था ही नहीं कभी, और ना कभी आज भी नहीं हूँ। मैं हूँ तो सिर्फ इसलिए हूँ कि मुझे स्कूल खड़े करने हैं, मुझे कॉलेजेस खड़े करने हैं। मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं, साथी हैं, जो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, इस गरीब लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो करेंगे कब? अब अगर हम बोलते हैं, बहुत सारे साथी देखने वाला कोई ये बोल देगा कि ठीक है यार तालिब भाई, अगर ठीक है आपको स्कूल खड़े करने हैं, कॉलेजेस खड़े करने हैं, यहाँ पे फैक्ट्रीज़ खड़ी करनी है, जो ये हमारे बच्चे यहाँ से हिमाचल में जाते हैं, जम्मू में जाते हैं, दिल्ली में जाके मजदूरियाँ करते हैं, तो वहाँ पे आरएसएस और बीजेपी के लोग इनको पकड़ के मारते हैं और बोलते हैं बोलो जय श्री राम। तो वो हमें, अल्लाह ने चाहा वो चीज़ ख़त्म करूँगा अगर मुझे मौका मिलता है, ऐसे नहीं ख़त्म कर पाऊँगा। मुझे उस वक्त भी आपकी ज़रूरत पड़ेगी, बाकी नौजवान जो देख रहे हैं, ख़ासकर कोकरनाग की जो नौजवान पॉपुलेशन है उनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर मुझे मौका मिलता है तो ये सारी चीज़ें खड़ी करना चाहता हूँ इंशाल्लाह मैं। और अब कोई साथी ये बोले कि अगर खड़ी करना चाहते हो तो फिर पॉलिटिक्स में क्या कर रहे हो? ठीक है स्कूल बनाते हैं, तो आपने हशर नहीं देखा जमात इस्लामी का। फिर जमात इस्लामी तो वो तंजीम थी जो गुरबा और मसाकीन के लिए काम करती थी, यतीम खाने चलाती थी, बच्चों को पढ़ाती थी, बेवाओं को खाना देती थी। उनके स्कूल्स पे बैन लगा दिया, उनकी जमात पे बैन लगा दिया, उनके स्कूल्स को बंद कर दिया गया। तो मेरे जैसा आदमी जो ऑलरेडी पहले से ही सोशल एक्टिविस्ट होने की वजह से कौम के लीडरों में भी और बाकी लीडरों की नज़रों में भी खटकता है, कल को स्कूल खड़ा करने देंगे? कौन खड़ा करने देगा? ये पॉलिटिकल लोग हमें कुछ नहीं करने देंगे जब तक हम उस सिस्टम का हिस्सा बन के खुद से इन बच्चों के लिए, जो आने वाली नस्लें हैं उनके लिए अच्छा स्कूल ना खड़ा कर दें, 3-4 कॉलेजेस ना खड़े कर दें, और 2-3 फैक्ट्रीज ना खड़ी कर दें। और एक चीज़ आखिर में मैं बताना चाहता हूँ, सिंथन टॉप कोकरनाग जो है हमारे टूरिज़्म मैप पे नहीं है जम्मू कश्मीर के, उसके बावजूद भी आपने रश देखा कितना है। तो ये कोई बहुत तूफ़ान काम तो था नहीं, बहुत तूफ़ान काम नहीं है एक एमएलए के लिए। हालांकि यहाँ पे बड़े बड़े दिग्गज भी रहे हैं, मैं बहुत एहतराम भी करता हूँ सबका, लेकिन बावजूद उसके अल्लाह जानता है, मुझे नहीं समझ आई कि आज तक ये टूरिज़्म मैप पे क्यों नहीं आया। तो अगर अल्लाह ने मौका दिया तो इंशाल्लाह ये चीज़ें भी होंगी, गली सड़क मोहल्ले का काम। और दूसरी चीज़ ये है, एक गली से लेके कश्मीर इशू तक, असेंबली के अंदर या असेंबली के बाहर, सड़कों पे या सड़कों के बाहर, जहां मौका मिला इंशाल्लाह वकालत करूंगा और आपकी लड़ाई ईमानदारी के साथ लड़ूंगा। ये मेरा वादा है यहाँ के लोगों से इंशाल्लाह। अगर मुझे मौका देते हैं, आप लोग एतबार करते हैं, तो एक गुजारिश आखिर में ये भी करना चाहता हूँ कि कंपैरिजन ज़रूर कर लीजिए। जब आप वोट देने जाएं या उससे किसी को सपोर्ट करने लगें तो एक बार कंपेयर ज़रूर कर लीजिए। कंपेयर खूबसूरती का मत करवाइए, पैसे का मत करिए।
लेकिन आपकी खिदमत करने के लिए कौन सा बंदा माकूल रहेगा, वो ज़रा आप एक बार ज़रूर कंपैरिजन सबको करना चाहिए। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह लोग कंपेयर करते भी हैं और करेंगे भी, और रब ने चाहा, मुझे उम्मीद है अपने रब पे, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह मौका भी मिलेगा। मेरा एक और आखिरी सवाल है कि अभी पूरे JNK में PAGD की कितनी स्ट्रेंथ है, क्या कितनी सीट्स की एक्सपेक्टेशन करते हैं आप लोग, क्या आपको लोग सपोर्ट करेंगे? PAGD का जनाब अल्हम्दुलिल्लाह खुदा का फजल है कि PAGD बहुत मजबूती से खड़ा है, और बीच में कांग्रेस भी टैक्टिकल अलायंस के तौर पे साथ में है, और ये समझ ले कि 3 मेन पार्टीज़ हैं रियासत की, वो 3 की 3 इंशाल्लाह साथ खड़ी हैं। तो PAGD मैंने आपको पहले ही कहा कि पूरी रियासत जम्मू व कश्मीर में स्वीप करेगी, और अगली हुकूमत जो होगी यहाँ पे PAGD की होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट तालिब साहब, जिन्होंने अपना कीमती टाइम देकर बहुत सारे मुद्दों पे बात की, चाहे नेशनल हो, स्टेट हो या अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की हो। हम चाहेंगे कि अगली बार फिर से किसी मुद्दे पे आपसे बात होगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।